दोस्त है और सीडी दो दोस्त है। अब एबी में देखो, एबी जो दोस्त है उसमें एक तो सपोर्ट करता है आरसीबी को और एक सपोर्ट करता है किसको, सीएसके को, है ना। सीडी में देखो एक सपोर्ट करता है सीएसके को, एक सपोर्ट करता है आरसीबी को। अब एबी के बीच में लड़ाई हो गई, है ना, एबी के बीच में लड़ाई हो गई भैया आरसीबी और सीएसके को लेकर, और सीडी के बीच में भी लड़ाई हो गई आरसीबी और सीएसके को लेकर। तो फिर क्या होगा, जब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई आपस में, दोनों ग्रुप में आपस में लड़ाई हो गई, तो सीएसके वाले साथ हो गए, है ना। जैसे देखो बी किसको सपोर्ट करता था, सीएसके को, तो बी साथ में हो गया, और ये सी किसको सपोर्ट करता था, सीएसके को, तो बी और सी दोनों साथ में हो गए, है ना। और आरसीबी वाले जो थे, है ना, आरसीबी वाला आपका ए और डी ये दोनों साथ में हो गए। आगे बात समझ में। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम साइंस के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 को पूरा एक शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो को, इस लेक्चर को हम पूरे 1 शॉर्ट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 को। 1 शॉट के लिए रेडी रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पिछली कुछ चीज रिवाइज करनी पड़ेगी, जो कि आपने क्लास 8th में 9th में पढ़ी थी, जिसको हमने पढ़ा था चेंज। क्या पढ़ा था, चेंज। तो क्या होता है चेंज? चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। तो सबसे पहले हम चेंज को समझ लेते हैं। अ चेंज इज अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम इट्स इनिशियल टू ओरिजिनल, ठीक है। एक चेंज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई जो सब्सटेंस होता है वह अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल में कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब इनिशियल पहले कुछ और होता है और बाद में वहां कुछ और बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल है, यहाँ पर पहले आइस है, आइस यहाँ पर कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, वाटर में। मतलब हमारी यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या थी, इनिशियल स्टेट हमारी यहाँ पर थी सॉलिड, और वहां स्टेट लास्ट में जो ओरिजिनल स्टेट उसकी जो थी लिक्विड, उसमें यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। इसी को हम बोलते हैं चेंज, ठीक है। अब यहां पर दो चेंज हमने पढ़े थे क्लास 8th में। एक था आपका फिजिकल चेंज और एक था आपका केमिकल चेंज, ठीक है। तो इनको समझते हैं हम। सबसे पहले आपका फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम सबसे पहले समझेंगे। इफ अ चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर और स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब इस चेंज में क्या होता है, यहां पर स्टेट और कलर में तो चेंज आता है, लेकिन यहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस यहां पर नहीं बनता है। देन इट इज अ फिजिकल चेंज। इस प्रकार के चेंज को, इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज, ठीक है। इधर है आपका केमिकल चेंज। इफ अ चेंज इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इस प्रकार के चेंज में, इस प्रकार के परिवर्तन में यहां पर नया सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। आपका फिजिकल चेंज जो होता है यह रिवर्सिबल होता है, मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि वाटर को मैं वापस आइस में कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना, और आइस को वापस वाटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। दूसरा यहां पर, जैसे कि मैं क्या करता हूं फिजिकल चेंज में, एक प्लेन पेपर का मैं एरोप्लेन बनाता हूं, ठीक है, और वापस उस एरोप्लेन से वापस क्या कर सकता हूं, प्लेन पेपर बना सकता हूं, ठीक है। यहां रिवर्सिबल होता है, और जो आपका फिजिकल केमिकल चेंज होता है यहां इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक पेपर को जला दिया। क्या मैं उस जले हुए पेपर से, जो उसकी राख बन चुकी है, उस राख से वापस क्या मैं पेपर बना सकता हूं वैसा? बिल्कुल नहीं बना सकता, ठीक है। एक फ्रूट यहां पर जो कि हमने बनाना लिया है, बनाना यहां पर पक चुका है पूरा, है ना। अब मैं आपको वापस बोलूं कि मुझे इसे वापस कच्चा करना है, ठीक है, मैंने इस फ्रूट को पूरा पका दिया, इसको वापस कच्चा करना, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो चेंज है केमिकल चेंज, ये इरिवर्सिबल होता है, इसको हम नहीं बदल सकते। यहाँ पर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, नया सब्सटेंस यहाँ पर बन जाता है। तो आशा करता हूं आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज की हम बात करें, केमिकल चेंज कहां पर होता है? जहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल चेंज कहां होगा? जहां पर केमिकल रिएक्शन होती, मतलब किसी सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती, तब जाके कहीं उसमें केमिकल चेंज आता है। तो हम केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। A chemical reaction is a process in which substances undergo transformation, है ना। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना, और उसके रिजल्ट में यहाँ पर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, जो जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट होती है, ठीक है। नया सब्सटेंस यहाँ पर बन जाएगा विद नई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में, नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में। अब केमिकल रिएक्शन हैपन इन अवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कहां कहां होते हैं? जैसे बर्निंग ऑफ वुड, है ना, लकड़ी का जलना, ये लकड़ी यहां पर जल रही है, केमिकल चेंज है, ठीक है। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है, कोरोजन प्रोसेस के द्वारा होता है वो।
रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपका केमिकल चेंज होता है। उसके बाद है आपका फोटोसिंथेसिस, है ना, प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ जो प्रोसेस है इसमें भी आपका केमिकल चेंज होता है। इसके बाद है आपका डाइजेशन, खाने का पचना, हमारी बॉडी के अंदर जो खाना पचता है, ठीक है, उसको भी हम केमिकल चेंज बोलते हैं, वो भी केमिकल चेंज ही है एक प्रकार का। उसके बाद है कुकिंग, है ना, खाने का पकना, आप किसी यूटेंसिल्स में किसी बर्तन में खाने को पकाते हो, है ना, तो सब्जियां वहां पर कंप्लीटली पक जाती है, तो उसको वापस क्या कन्वर्ट कर सकते हो? वापस नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। उसके बाद है एसिड बेस रिएक्शन, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये रिएक्शन भी आपकी केमिकल चेंज है, इसमें ये भी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आई होप आप केमिकल रिएक्शन यहां पर समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हाउ वी डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले चेंज इन स्टेट, आपकी स्टेट में चेंज आ जाएगा, अवस्था में चेंज आ जाएगा। चेंज इन स्टेट, यहां पर एक एक्टिविटी है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या हुआ है, आपने 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, मैग्नीशियम धातु होती है ना, मेटल होती है, उसकी पट्टी ली है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। इस मैग्नीशियम की पट्टी को आपको रेगमाल जो पत्ता होता है, सैंड पेपर जिसको हम बोलते हैं, रेगमाल से उसको रफ करके साफ करना है, ठीक है, उसको साफ करना है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है ना, आपकी बोर्ड एग्जाम में एक मेन क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, है ना, तो यहां से उसका आंसर में मिलेगा। हम यहां पर मैग्नीशियम रिबन की जो पट्टी है उसको साफ क्यों करते हैं सैंड पेपर से, ताकि उसके ऊपर की जो इंप्योरिटीज है वो साफ हो जाए, रेगमाल से उसकी इंप्योरिटीज ऊपर की साफ हो जाए और उसके बाद वो अच्छे से जले, एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जले, इसलिए हम उसे साफ करते हैं। तो आपको 3 से 4 सेंटीमीटर क्या लेना है, मैग्नीशियम की रिबन लेना है, ठीक है। उसके बाद होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, एक चिमटे की सहायता से उसको पकड़ना है, ठीक है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप, उसको एक स्पिरिट लैंप की सहायता से जलाना है। ये यहाँ पर मैग्नीशियम की पट्टी है, इसको एक स्पिरिट लैंप की सहायता से हमको जलाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंड कलेक्ट द एश फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास, इसके बाद उसका जो एश बन रहा है, एश मतलब पाउडर, है ना, उसका जो पाउडर बन रहा है, उस पाउडर को आपको एक वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है, ठीक है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, अपनी आंखों से जितना दूर हो सके उतना उसको दूर करके जलाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, क्या ऑब्जर्व किया हमने। यहां पर देखो पॉइंट हमारा चेंज इन स्टेट, पहले जो मेटल थी, है ना, पहले जो मेटल थी एक सॉलिड फॉर्म में थी, उसके बाद मतलब पहले एक मैग्नीशियम की पट्टी थी, उसके बाद वहां कन्वर्ट हो गई किसमें, पाउडर में, मतलब यहां पर स्टेट में चेंज आ गया, किसमें चेंज आ गया, स्टेट में यहां पर चेंज आ गया है। तो मतलब जहां भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां पर स्टेट में चेंज आ सकता है। दूसरा पॉइंट है चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज आ सकता है। कैसे, एक्टिविटी 1.2 है, यहां पर टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, उस टेस्ट ट्यूब में आपको लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। कौन सा सॉल्यूशन लेना है, लीड नाइट्रेट का, ठीक है, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपको लेना है, ठीक है। दूसरा टेस्ट ट्यूब, उसमें आपको लेना है पोटेशियम आयोडाइड, क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड। दो टेस्ट ट्यूब हो गए, एक में मेरे पास है लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और दूसरे में मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। अब दोनों को आपस में मिलाना है, क्या करना है, दोनों को आपस में मिलाना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, दोनों जो है कलरलेस है ना, दोनों का कोई कलर नहीं दिख रहा आपको, जो वाटर का कलर होता है कलरलेस, वही कलरलेस है दोनों, है ना। अब जो जैसे ही दोनों को हम मिलाएंगे, यहां पर जो अपना सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से हमें पता चला, इस एक्टिविटी से हमको पता चला कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है वहां पर चेंज इन कलर होता है, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, ये दोनों पॉइंट हम एक ही एक्टिविटी की सहायता से कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं एक्टिविटी 1.3 क्या बोल रही है। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में या फिर कॉनिकल फ्लास्क में आपको कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है। मतलब जिंक क्या है, एक मेटल है, जिंक क्या है, एक मेटल है ना, उसके दाने लेना है। क्या लेना है, उसके दाने लेना है। एक कॉनिकल फ्लास्क में ये मैंने दाने ले लिए, ठीक। फिर क्या करना है, एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, उसमें हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाना है। अच्छा, डाइल्यूट क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पर, डाइल्यूट वर्ड का, है ना, डाइल्यूशन मतलब उसको हल्का किया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम पानी मिला देते हैं और उसको हल्का कर देते हैं, उसको वीक एसिड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट या डाइल्यूशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। तो हमें ये एसिड लेना है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड टू द ग्रेन्यूल्स, उस एसिड को उसमें डाल देना हमें, इसमें उस एसिड को हमको डाल देना। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या चेंजेस होगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहां पर देख रहे हैं H2 गैस, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जब आप इसको टच करेंगे, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इसको टच जब हम करेंगे तो हमें गर्म लगेगा। कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। इसका मतलब यहां से गैस का इवोल्यूशन भी होता है और चेंज इन टेम्परेचर भी आता है। क्या आता है,
मतलब गर्म हुई है मतलब टेम्परेचर में चेंज आया है, और यहाँ पर हमको दिख रही है H2 गैस यहाँ पर रिलीज हुई है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस यहाँ से निकलती है। इसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आता है ना। अब चेंज इन टेम्परेचर में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये क्या होता है इसको हम चैप्टर के लास्ट में की पॉइंट्स में समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, है ना। रिएक्टेंट को हम बोलते हैं यहाँ पर अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, है ना। और प्रोडक्ट को हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। अब क्या होते हैं अभिकारक और उत्पाद? ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, उन्हीं को हम बोलते हैं अभिकारक। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, है ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब उसको जलाते हैं, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर आप देखोगे यहां पर हिस्सा किन्होंने लिया है? मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने। किसने लिया है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने। तो ये जो हमारे हैं दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स है। क्या है? रिएक्टेंट्स है। ठीक है, जो हिस्सा लेते हैं वो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट समझते हैं। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आपका सब्सटेंस बनता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर क्या सब्सटेंस बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने मैग्नीशियम की रिबन को जलाया था, है ना, याद करो भी एक्टिविटी की थी हमने, फर्स्ट एक्टिविटी, मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जलाया था, मतलब मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया था। तो ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स है। और जो प्रोडक्ट अपना बना था, जो पाउडर, जो एश आपका बना था, वो एश है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो यहां से आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अच्छा, केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हो? इक्वेशन मतलब मैं जब किसी केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं, मैथ्स का इक्वेशन तो सभी को पता है ना, a प्लस बी इज इक्वल्स टू ab, है ना। तो उसी फॉर्म में अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं या उसकी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिख दूं, तो वही केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पर। क्या है? द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, जब मैं केमिकल रिएक्शन को एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दूं, किसके साथ में? उसकी फिजिकल स्टेट के साथ में, उसकी फिजिकल स्टेट के साथ में, तो उसी को मैं बोलूंगा केमिकल इक्वेशन। अच्छा, फिजिकल स्टेट क्या होती है मैंने यहां पर मेंशन कर दी है साइड में। ठीक है, सॉलिड, जहां पर मैं ब्रैकेट में एस लिखूंगा इसका मतलब वो सॉलिड है, एल लिखूंगा लिक्विड है, जी अगर लिखूंगा तो गैस है, और AQ अगर लिखूंगा तो एक्वियस है ना। इसके बाद एक्वियस को हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब क्या क्या है फीचर्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, है ना। देखो इक्वेशन को मैथ्स में कैसे लिखते हैं? a प्लस बी इज इक्वल्स टू ab। क्या लिखते हैं? ab। तो मतलब यहाँ पर बीच में क्या होता है? एक इक्वल का साइन होता है। कौन सा साइन होता है? इक्वल का साइन होता है। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them। reactants को हम किधर लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। किधर के साइड? लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये हमारा इक्वल है ना, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड पर। और इधर आपके रहेगी RHS साइड, है ना, राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट्स आपके इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो दोनों हैं ये आपके रिएक्टेंट्स है। क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो यही बोला है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स लिख दिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट्स को किधर लिखेंगे? राइट हैंड साइड, है ना, विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। उनके बीच में भी हम प्लस का साइन लगा देंगे। अगर देखो यहां तो मेरा एक ही प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर इसके साथ कोई और फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, है ना, तो यहां पर प्रोडक्ट के भी बीच में मैं कौन सा सिंबल साइन लगाऊंगा? आपका प्लस का साइन। कौन सा साइन? प्लस का साइन। वापस पढ़िए, देखो द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। उनके बीच में प्लस का साइन होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, एन एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। एक जो एरो होता है वह रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से अलग करता है। ठीक है, द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। जो एरो का जो हेड पॉइंट रहता है वह हेड पॉइंट किधर रहता है? प्रोडक्ट की साइड रहता है। किधर रहता है? प्रोडक्ट की साइड रहता है। ठीक है, एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और वह किसको इंडिकेट करेगा? किसको दर्शाएगा? वहां अपने रिएक्शन की डायरेक्शन को दर्शाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमने बात की थी एक्वियस। एक्वियस क्या होता है? अच्छा, एक्विएशन देखो, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। एक्वियस क्या होता है? यह एक सॉल्यूशन है
जिसमें सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर होता है। अच्छा आपको सॉल्यूशन के बारे में पता होगा, है ना, सॉल्यूशन किन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एक होता है आपका सॉल्यूट, क्या होता है, सॉल्यूट, और एक होता है आपका सॉल्वेंट, क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर इट इज सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कौन हो, वाटर हो, सॉल्वेंट कौन हो, वाटर हो। आपको मैं बता दूं किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं, सॉल्यूट आपके लेस क्वांटिटी में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, और सॉल्वेंट आपका मोर क्वांटिटी में होता है, ठीक है, मोर क्वांटिटी। तो पानी जो है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, यहां से आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में पता चले कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, क्या होता है, यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल क्या इक्वेशन क्या होता है, मतलब केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं क्या लिखी हुई है। अ बैलेंस इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, है ना। एक केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, ईच एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वह इक्वल होते हैं, बोथ साइड वह इक्वल होते हैं, दोनों साइड, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स ऑन एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट है या नंबर ऑफ एटम है आपके हैं वो इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, एग्जांपल आपका सही है या गलत है। यहां पर देखो आयरन कितने हैं, 2 है, यहां पर आयरन कितने हैं, 1 है, कितना है, यहां पर 1 है। इसका मतलब क्या है, बैलेंस है क्या, नहीं है, बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम आगे बैलेंस करेंगे। अब व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बैलेंस करते हैं इसको, ठीक है। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, जो आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम है, कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, nor be destroyed means the total mass of the reactants present before the reaction and after the reaction will be same। इसका मतलब यह होता है किसी रिएक्शन में, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में जो नंबर ऑफ एटम्स है वह आपके इक्वल रहते हैं, है ना। पहले ही आपको बोला था एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं तो मास चेंज कैसे होगा, जितना मास इधर रहता है उतना ही इधर रहना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इसी लॉ के बेस पे। आगे चलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा आपको मैं एक बात बता दूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, वहां पर मैंने आपको इजी मेथड से, 2 मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखा दिया है। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उसको जाके देख लीजिए। पहले हम यहाँ पर दोनों मेथड सीख लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। पहली मेथड है हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड में, हम सबसे पहले मेटल को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल को लिखते हैं, फिर हाइड्रोजन को लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन को लिखते हैं, ठीक है। 3 कॉलम रहेंगे, एक एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन एलएचएस साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन आरएचएस साइड। सबसे पहले देखो एलिमेंट यहां पर क्या क्या है, सबसे पहले मेटल, मेटल कौन है, आयरन, तो मैंने यहाँ पर आयरन को लिख दिया। उसके बाद मेटल कौन है, एल्यूमिनियम, तो मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम को लिख दिया। उसके बाद देखो कोई और मेटल है क्या, नहीं है, हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों साइड, एलएचएस साइड जितने एटम है उनको रखना है, आरएचएस साइड जितने एटम है उनको रखना है। यहाँ पर देखो आयरन के एटम किस साइड, एलएचएस साइड, किस साइड, एलएचएस साइड। 2 साइड है मेरे पास यहाँ पर, देखो वापस, ये कौन सी है आपकी, एलएचएस साइड, कौन साइड है, एलएचएस साइड, और ये आपकी आरएचएस साइड, ठीक है। एलएचएस साइड में आप देखो आयरन कितने हैं, आयरन यहाँ पर कितने, Fe2 है, मैंने 2 लिख दिया, है ना। इधर देखो Fe, देखो अपने आरएचएस साइड में कितने Fe, यहाँ पर 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम, एलएचएस में एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है, मैंने 1 लिख दिया, है ना। आरएचएस में एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पर 2 है, कितने हैं, 2 है, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, एलएचएस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। इसके बाद इधर देखिए आरएचएस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, मैंने 3 लिख दिया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस है। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को। आयरन यहाँ पर देखो कितने 2, यहाँ पर कितने 1, तो मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किधर मल्टीप्लाई किया है, आयरन में आरएचएस साइड में, किस साइड में, आरएचएस साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद एल्यूमिनियम देखो, है ना, एल्यूमिनियम इधर 1 है, इधर 2 है, तो मुझे इधर 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 हो गया। एल्यूमिनियम में मैंने एलएचएस साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें एल्यूमिनियम में, है ना, 2 से
मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या बैलेंस हो गई, 2 आयरन एलएचएस साइड, 2 आयरन इधर, है ना, 2 एल्यूमिनियम इधर, 2 एल्यूमिनियम इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, इसका मतलब यहाँ बैलेंस हो गए। देखो 2 आयरन, 2 आयरन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगला इसी को हम देखते हैं कोफिशिएंट मेथड से। ठीक है, कोफिशिएंट मेथड से इसको हम देखते हैं। कोफिशिएंट मेथड के लिए आपको इसमें कोफिशिएंट देना है ना, सभी के लिए, सभी कंपाउंड के लिए एक कोफिशिएंट देंगे। इसको हम देंगे ए, इसको हम देंगे बी, इसको हम देंगे सी और इसको हम देंगे डी। मैंने 4 कोफिशिएंट यहाँ पर लिख दिए हर एक कंपाउंड के लिए और एलिमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, एलएचएस साइड में और आरएचएस साइड में दोनों को बराबर करना है ना। ये अपनी एलएचएस साइड ये इक्वल और ये अपना हो गया आरएचएस साइड, है ना। देखो अब ये मैंने ए नाम दिया है, एफी के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, इस बात का आप ध्यान रखना, है ना। तो सबसे पहले आयरन को बराबर करता हूं। आयरन, आयरन को मैंने यहाँ पर नाम दिया है क्या, ए नाम दिया है। क्या नाम दिया, ए नाम दिया। और आयरन है कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a इक्वल्स टू। इधर आयरन को देखो क्या नाम दिया मैंने, डी नाम दिया है ना, डी, और है कितने 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा डी आना है। ठीक है, इसके बाद देखो ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन को नाम दिया मैंने ए, क्या नाम दिया ए, और है कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 है इक्वल्स टू। इधर देखो आरएचएस साइड में ऑक्सीजन को नाम क्या दिया मैंने सी, और ऑक्सीजन है कितने 3, है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन भी आपका कंप्लीट। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को मैंने नाम दिया है बी, बी इज इक्वल्स टू, इधर एल्यूमिनियम देखो क्या नाम दिया सी, और एल्यूमिनियम है कितने यहाँ पर 2, कितने हैं 2, ये हो गया बी इक्वल्स टू 2c। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू हमको 1 मान लेना है ना, किसी एक की वैल्यू, ए की, बी की या सी की, या डी अगर हो तो डी की भी, है ना। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दिख रहा है मैं उसकी वैल्यू 1 मान लेता हूँ, ए की मान लेता हूँ, सी की मान सकता हूँ, सी भी मुझे 2 बार दिख रहा है ना, तो मैं ए की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 1 मान ली, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 हो गई, भैया ध्यान रखना, है ना, ए की वैल्यू 1 मान ली। अब जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 1 मानी ना, तो डी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी इस इक्वेशन से। डी की वैल्यू देखो क्या है, 2 इंटू ए की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू हमने क्या मानी 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, डी की वैल्यू क्या आ गई 2, बहुत बढ़िया, है ना। अब डी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब यहां से देखो 3a इक्वल्स टू 3c, 3 से 3 कैंसल, तो a इक्वल्स टू c, जो वैल्यू a की होगी वही वैल्यू c की होगी। a की वैल्यू क्या थी 1, तो c की वैल्यू भी क्या है 1, है ना। b इक्वल्स टू 2c, यहां से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आएगी भैया, देखो b इक्वल्स टू 2 इंटू c, c की वैल्यू क्या है 1, तो c की जगह पर मैं 1 रखूंगा, तो 2 इंटू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। बस आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ए की जगह पर ए की वैल्यू रख दो, बी की जगह पर बी की, सी और डी की वैल्यू रख दो। ठीक है, सबसे पहले हम रख देते हैं यहाँ पर, है ना, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद देखो बी की वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू क्या है 2, तो बी की जगह पर मैं 2 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं 2 लिख देता हूं, ये मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। डी की वैल्यू क्या है, देखो डी की वैल्यू 2 है, तो मैं डी को मिटा के क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया 2। ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई। देखो मैच कर लेते हैं, आयरन इधर 2 हो गए, इधर आयरन कितने हो गए 2 हो गए, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं 2। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई किससे, कोफिशिएंट मेथड से। 2 मेथड मैंने आपको सिखा दी, एक अपनी पहले थी हिट एंड ट्रायल मेथड और एक है कोफिशिएंट मेथड, दोनों ही यहाँ पर आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ना, ताकि ज्यादा अच्छे से आप समझ जाओ। आगे चलते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर देखो हिट एंड ट्रायल से हम करेंगे, किससे करेंगे हिट एंड ट्रायल से। आपको पहले लिखना है मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। मेटल देखो यहाँ पर ये 2 साइड है मेरी, ये आपकी एलएचएस साइड, ये आपकी आरएचएस साइड। ठीक है, मेटल कौन है देखो यहाँ पर, मेटल देखो मेटल 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 कैल्शियम, कौन है कैल्शियम, तो मैं पहले कैल्शियम रखूंगा। उसके बाद कोई और मेटल है क्या, नहीं है, मेटल का काम हो गया। नॉन मेटल मैं NO3 को ले लेता हूं, NO3 को पूरे कंपाउंड को ले रहा हूं, मैं पूरे कंपाउंड को ले रहा हूं। यहाँ पर NO3 कितने हैं 1 है, यहाँ पर NO3 कितने हैं 2 है, तो मुझे पता है NO3 जब दोनों साइड में है तो मैं NO3 को पूरे कंपाउंड को ले लूं। आप चाहो तो नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग लेके भी कर सकते हो, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं NO3 को पूरे को ले लेता हूँ, मैंने NO3 को पूरे को ले लिया। ठीक है, NO3 हो गया। इसके बाद देखो हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन को ले लेता हूँ, ये हाइड्रोजन है मेरे पास, है ना, हाइड्रोजन को ले लिया। इसके बाद ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन को ले लिया मैंने। अच्छा देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पर काउंट हो जाएगा NO3 में, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट हो गया, तो इस ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर नहीं लिखना, जो बचा हुआ ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को हम लिख देंगे। NO3 वाला ऑक्सीजन लिख दिया हमने पहले ही NO3 कंपाउंड में, अब जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको हम लिखेंगे, फिल करेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना इस बात का, भूलना मत।
कैल्शियम देखो एलएचएस साइड में कैल्शियम कितना है, ये अपनी एलएचएस साइड, यहाँ पर कैल्शियम है 1, कितना है 1, ओके। आगे चलते हैं, आरएचएस साइड में कैल्शियम कितना है 1, इधर भी कितना है 1 है, इधर 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम कैल्शियम हो गया, NO3 पर चलते हैं, यहाँ पर NO3 कितने हैं 1, इधर 1 लिख दिया। इधर देखो NO3 कितने हैं 2, ये देखो यहाँ पर 2 है ना, कितने हैं 2 लिख दिया। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, देखना ध्यान से, एक हाइड्रोजन तो ये हो गया है ना, और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, कितने हो गए 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए 3 हाइड्रोजन, वेरी गुड। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन, कितने हैं 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपके 2 हाइड्रोजन हो गए। इसके बाद देखो क्या है आपका ऑक्सीजन, मैंने इस ऑक्सीजन को काउंट कर लिया NO3 में, पहले ही बता दिया था मैंने ना, ध्यान रखना, इस ऑक्सीजन को काउंट कर लिया मैंने, इस वाले को। अब ऑक्सीजन इसके अलावा कितने बचे, ये 2 ऑक्सीजन बचे ना, 2 ऑक्सीजन, ये 2 लिख दिए मैंने। इधर देखो ऑक्सीजन, ये वाला काउंट हो गया था NO3 वाला, उधर ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम को, यहाँ पर बैलेंस है, इधर भी एक है इधर भी एक है, कैल्शियम को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। NO3 देखो इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2, NO3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई पूरे कंपाउंड में होगा है ना, जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो मल्टीप्लाई, आपको आगे ही कोफिशिएंट जिधर लगाते हैं उधर ही आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है NO3 में, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा, किसमें होगा हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन अपने बिगड़ गए, ध्यान रखना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, और पहले हाइड्रोजन 1 था 3 थे, अब कितने हो गए 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, कितने हो गए 4 हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ से 3 को मिटा के 4 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, बहुत ही बढ़िया है ना, ये हो गया। इसके बाद देखो हाइड्रोजन आपका हो गया, ऑक्सीजन को देखो है ना, अब देखो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 4 है इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन मिसमैच हो गया ना आपने। अब इधर को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, कितने हो गए 4 हाइड्रोजन। अब देखो मैंने 2 से जैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, ऑक्सीजन मेरे बिगड़ गए है ना, ऑक्सीजन पहले कितना था 1 था, कितना था 1, अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। अब देखो चेक करो क्या बैलेंस हो गई क्या, कैल्शियम 1 NO3 यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन इधर भी 4 इधर भी 4 बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 2 इधर 2 बैलेंस है, ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। आगे चलते हैं, इसी को हम दूसरी मेथड एक और अपनी कोफिशिएंट मेथड जो लास्ट है ना, लास्ट एग्जांपल है अपना, इसको कोफिशिएंट मेथड से ट्राई कर लेते हैं। मैंने आपको बोला कोफिशिएंट नाम देना है, इसको A नाम देना है, इसको B नाम देना है, इसको C नाम देना है और इसको D नाम देना है। बराबर करना है LHS साइड और RHS साइड, ये LHS ये RHS दोनों बराबर किया है ना। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैंने नाम क्या दिया A, और है कितना 1, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं मुझे, A इज इक्वल्स टू, इधर हाइड्रोजन को नाम क्या दिया मैंने। अच्छा देखो एक चीज और इधर ध्यान देना, ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है A, कितना है A, मतलब एक ही है A हाइड्रोजन, बीच में प्लस का साइन लगाओ क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो प्लस का साइन आपको लगाना है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, लेकिन नाम क्या दिया है B, और हाइड्रोजन है कितने 2, तो 2B इज इक्वल्स टू, इधर देखो हाइड्रोजन लास्ट में है सिर्फ, नाम क्या दिया है D है ना, और हाइड्रोजन है कितने 2, कितने हैं 2, ये हो गया पहली इक्वेशन आ गई। हाइड्रोजन हो गया। NO3 को नाम क्या दिया है A, क्या नाम दिया A, और NO3 को पूरे को वापस मैं एक कंपाउंड लेके मान रहा हूं है ना, ये एक कंपाउंड है, NO3 कितना है 1 है ना, इज इक्वल्स टू, इधर NO3 को नाम क्या दिया मैंने C, क्या नाम दिया है C, और NO3 है कितने 2, कितने हैं 2, तो ये हो गया 2C, ठीक है, NO3 भी हो गया। आगे चलते हैं कैल्शियम पर, किस पर चलते हैं, कैल्शियम को मैंने नाम दिया है B, और कैल्शियम एक ही है इसलिए मैं B ही लिखूंगा। इधर कैल्शियम को नाम दिया C, इधर भी एक ही है तो B इक्वल्स टू C हो गया। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अपन ने काउंट कर लिया, अब ध्यान रखना ये हाइड्रोजन जो 2B लिया ना अपन ने, हाइड्रोजन आपका काउंट हो गया यहाँ से, तो सिर्फ बचा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को नाम क्या दिया मैंने B, क्या नाम दिया B, और ऑक्सीजन है कितने, ऑक्सीजन है कितने 2, तो 2B इक्वल्स टू। इधर देखो इधर ऑक्सीजन ये तो आपका काउंट हो गया, NO3 है ना, ऑक्सीजन काउंट हो गया, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 1 ही है, और नाम क्या दिया D, तो ये हो गया D। अब किसी एक की वैल्यू 1 मानना है, पहले ही आपको बताया था, A इज इक्वल्स टू 1 मान लेता हूँ, A की वैल्यू 1 मानी है ना, A की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 मानी, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं C की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, अच्छा यहाँ से निकालते हैं पहले तो है ना, A की वैल्यू हमने क्या मान ली 1, इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं, C की वैल्यू मान लेते हैं, देखो C यहाँ पर भी एक बार यहाँ पर भी एक बार, तो C की वैल्यू हम आसानी से मान सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं C की वैल्यू 1 मान लेते हैं है ना, ये अपन को अपने हिसाब से करना है, जो इसी आपको लगे। C की वैल्यू मान लेता हूं मैं, तो यहाँ पर C की वैल्यू मेरी 1 हो गई, क्या हो गई C की वैल्यू 1 हो गई। अब C की वैल्यू 1 है तो मुझे पता है B और C आपस में बराबर है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूँ,
ए की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं क्या? देखो जरा, ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना? ए की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं मैं, ए इक्वल्स टू, है ना, ए की वैल्यू निकालता हूं। सी की वैल्यू क्या है मेरी? 1 है। सी की वैल्यू क्या है? 1 है। तो सी की जगह पर मैं अगर 1 रखूंगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना? अब देखो यहां से डी की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, लास्ट वाली से डी की वैल्यू निकाल सकता हूं। डी की वैल्यू निकालूंगा, है ना? 2 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू डी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। बस जहां आपने नाम रखे हैं उनको मिटा के जो वैल्यू वो रख दो। ए की वैल्यू क्या है? 2, ए की जगह पर मैं लिख दूंगा 2। क्या लिख दूं? 2, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है? देखो बी की वैल्यू 1 है, तो कुछ लिखने से मतलब ही नहीं है। सी की वैल्यू क्या है? 1 है, कुछ लिखने से मतलब ही नहीं है। डी की वैल्यू क्या है? 2, तो डी को मिटा के मैं लिख दूंगा 2। क्या लिख दूंगा? 2। चेक कर लेते हैं बैलेंस हुई या नहीं हुई, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन होगा? 4। 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन। इधर देखते हैं, 2 2 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आपका बैलेंस। NO3 इधर कितने हैं? 2, कितने हैं? 2 NO3 है। यहां पर NO3 कितने हैं? 2, NO3 भी आपके बैलेंस है। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर? 1, इधर कितने हैं? 1, बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो अपन ने काउंट कर लिया, ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन काउंट हो गया था पहले, अपन ने हाइड्रोजन को यहाँ पर काउंट किया था, तो ये वाला हाइड्रोजन भी काउंट कर लिया था, है ना? तो ऑक्सीजन इधर 2 और उधर भी 2, ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। आगे चलते हैं। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है? तो नॉर्मली यहाँ पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके भी 3 टाइप है, एक होता है थर्मल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरा होता है फोटोकेमिकल। आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते पहले तो। इन दिस रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट यहां पर बनाएंगे। देखो A प्लस बी मिले, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिले और ए भी एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, मैं क्या ना, जब एक कॉम्बिनेशन पहन के जाता हूँ क्लास में, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर आपने बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन पहन के रखा है। वो ऐसा नहीं बोलते सर आपकी शर्ट बहुत बढ़िया है, पैंट बहुत बढ़िया है, वो बोलते हैं सर आपने कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा पहन के रखा है। तो कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं? जब पेंट और शर्ट मिला तब जाके कहीं कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। यही हुआ यहाँ पर। देखो मैंने क्या किया, पैंट, यहाँ पर आपकी शर्ट है और यहाँ पर आपका पैंट है, दोनों मिले तो आपका क्या बना? कॉम्बिनेशन बना। क्या बना? कॉम्बिनेशन। आ गई चीज मतलब समझ में? दो चीज आपस में मिली और एक नया प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया? दो चीज आपस में मिली, यानी कि दो रिएक्टेंट आपस में मिली और नया सब्सटेंस बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन की एग्जांपल समझते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था, पहली एक्टिविटी, वहां पर क्या किया था? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था, तो क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो रिएक्टेंट आपस में मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया, वेरी गुड, जो कि सॉलिड स्टेट में। उसके बाद देखो बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। अच्छा, कोयला किसका अवरूप है? जो कोल है आपका वो एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है ना, मतलब कार्बन का ही एक अवरूप होता है। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है। किसके साथ जलता है? ऑक्सीजन के साथ जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट आपस में मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, सिंगल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं वाटर, H2O, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले तो। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स। इस रिएक्शन में क्या होता है? एक जो कंपाउंड होता है स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। एक कंपाउंड जो होता है वहां 2 या 2 से सब्सटेंस में टूट जाता है या स्प्लिट हो जाता है, बदल जाता है। इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन है, विपरीत क्रिया है, ठीक है। यहां देखो ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट है और यहां पर ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, इसीलिए बोला अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। ए बी पहले एक प्रोडक्ट था आपका और वहां टूट गया, है ना, एक रिएक्टेंट था ए बी, वहां टूट गया, ए और बी अलग अलग प्रोडक्ट में, ठीक है। ये एग्जांपल देख लो इधर, बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेके आया हूं, है ना। एक यहाँ पर भैया है, एक यहाँ पर दीदी है ना। दोनों पहले अच्छे दोस्त थे। अच्छा, मैं दोस्त ही बोलूंगा, है ना, आप समझ लेना आपको क्या समझना है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर इनकी दोस्ती टूट गई, भैया अलग हो गए,
दीदी अलग हो गई, है ना। मतलब क्या हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया, डीकम्पोजिशन। अच्छा, कंपोजिशन से क्या समझते हो आप? कंपोजिशन मतलब किन्हीं चीजों से मिलकर बनना, वो होता है कंपोजिशन। और अगर मैं उस कंपोजिशन को तोड़ दूं तो उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ये कंपोजिशन था, है ना, यहाँ पर इनका डीकम्पोज हो गया, मतलब डीकम्पोजिशन हो गया, अलग अलग टूट गए। भैया दीदी एक थे, अलग अलग हो गए, ये डीकम्पोजिशन हो गया, है ना। अब डीकम्पोजिशन किसकी किसकी सहायता से होता है ना। तीन प्रकार की है डीकम्पोजिशन को मैंने तीन प्रकार में बताया है। पहला आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, तीसरा है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। आगे समझते हैं तीनों को डिटेल में थोड़ा सा। पहला है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सा है, थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड बाय हीटिंग, जब डीकम्पोजिशन आपका हीटिंग से होता है, हीटिंग मतलब आप उसको किसी बर्नर की सहायता से जलाते हो, है ना, उस प्रकार के डीकम्पोजिशन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल। देखो यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, जिसको हम मार्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्बल, सॉलिड स्टेट में होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं, ये मेटल का कार्बोनेट है, मतलब किसका, कैल्शियम का कार्बोनेट है। किसका है, कैल्शियम का कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। आपका जो चूना होता है ना, जिसको आप पेंट करने के लिए काम में लेते हो, वो क्विक लाइम। और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मतलब यहाँ पर पहले एक कंपाउंड था, है ना, यहाँ पर पहले एक रिएक्टेंट था, वो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया। कैल्शियम कार्बोनेट एक था, उसके बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड में अलग टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग टूट गया। आ गया समझ में। किसकी सहायता से, हीट की सहायता से। आपने इसको गर्म किया, है ना, थर्मल का मतलब ही हीट होता है, हीट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, हीट से रिलेटेड। आ गया समझ में। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। अच्छा, इलेक्ट्रो से ही समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ होगा। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, डीकम्पोजिशन कब होता है, जब कहीं से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है, करंट को, बिजली को प्रवाह किया जाता है, उसको कंडक्ट कराया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। यहाँ पर देखिए पानी है, पानी में हमने बैटरी से करंट दिया, एक एनोड एक कैथोड, है ना। कौन सा पानी, ये H2O पानी है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमने दी, क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें हमने दी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गया। एक प्रोडक्ट था, एक रिएक्टेंट था, वो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया, हाइड्रोजन में अलग टूट गया और ऑक्सीजन में अलग टूट गया। किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। वेरी गुड। आगे चलते हैं, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटो से क्या समझ में आता है आपको, फोटो, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। क्या होता है, सनलाइट। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स खाना बनाते हैं ना अपना जिस प्रोसेस से, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटो क्यों वर्ड इस्तेमाल किया वहां पर, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, क्योंकि वहां सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में भी फोटो का इस्तेमाल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी सनलाइट उपयोग में आती है। कैसे, बताते हैं आगे, है ना। देखो, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड बाय सनलाइट, जहां पर जो डीकम्पोजिशन किसकी सहायता से होता हो, सनलाइट की सहायता से, सूर्य की रोशनी से होता है, उस प्रकार का जो डीकम्पोजिशन होता है उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है। एक यहाँ पर रिएक्शन है AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड। आपका जब इसको सनलाइट में रखा जाता है तो ये सिल्वर में और क्लोराइड में, क्लोरीन में अलग अलग टूट जाता है ना। ये जो रिएक्शन आपकी फोटोग्राफी में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो फोटोग्राफी वर्ड भी इसीलिए बना है, फोटो, समझ लेना आप। ठीक है, देखो यहाँ पर चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है ना। जब सिल्वर क्लोराइड को जब आप धूप में रखते हो, सनलाइट में रखते हो, तो यह सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वर्ड देखो आप, क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह, है ना। और अगर मैं किसी की जगह बदल दूं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, वहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन चेक करते हैं। इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वहां लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह बदल देता है। देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पर भैया दीदी वाला एग्जांपल देता हूँ वापस में आपको, है ना। यहाँ पर एक दीदी है, कौन है, एक दीदी है सी, है ना। ये दीदी है, कौन है, एक दीदी है सी नाम की, सी नाम की एक दीदी है ना। इनकी फ्रेंडशिप अभी बी से है, किससे है, बी से। बी एक भैया है ना, बी एक भैया है। इनकी फ्रेंडशिप भी दोनों की बहुत अच्छी है, भैया और दीदी की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। फ्रेंडशिप मतलब समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ, समझ जाना अच्छे से ना। इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है अभी, ठीक है, कॉलेज में बहुत अच्छे फ्रेंड है। लेकिन एक की एंट्री हो जाती है ए वाले भैया की, ए वाले भैया की एंट्री हो जाती है। अब जो सी जो दीदी है, इन दीदी को ए वाले भैया पसंद आ जाते हैं,
है ना, तो वो क्या करेंगे, बी वाले भैया से दोस्ती तोड़ देंगे। मतलब बी वाले भैया की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा। कौन ले लेगा, ए ले लेगा, है ना। ये देखो यहाँ पर जहां पर सी के साथ बी था उसकी जगह किसने ले ली, ए ने ले ली, जो बाद में कॉलेज में एंटर किया था, है ना। तो सी के साथ कौन आ गया, सी के साथ कौन आ गया, ए। कौन आ गया, ए। यहाँ पर सी के साथ कौन आ गया, ए, है ना। नए भैया आ गए यहाँ पर सी के साथ में, ठीक है। और देखो बी, बी जो हमारे पुराने जो भैया थे उनको इन्होंने बोल दिया टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना। तो बी वाले भैया अलग हो गए। आ गया समझ में, समझते हैं इसको एग्जाम्पल की सहायता से आगे। देखो यहाँ पर रिएक्शन है, ये क्या है, यहाँ पर आयरन है, क्या है, आयरन है। यहाँ पर कॉपर का सल्फेट है ना। जब कॉपर का सल्फेट और आयरन रिएक्ट करते हैं आपस में, तो जो आपका कॉपर है, कॉपर की जगह कौन ले लेता है, यहाँ पर देखो कॉपर की जगह किसने ले ली, आयरन ने ले ली। किसने ले ली, आयरन ने। यहाँ देखो आफ्टर द रिएक्शन, है ना, जिस सल्फेट के साथ में, जिस SO4 के साथ में कॉपर था, कौन था, कॉपर था, उस कॉपर की जगह किसने ले ली, आयरन ने ले ली। किसने ले ली, आयरन ने ले ली, है ना। मतलब SO4 एक दीदी थी, है ना, Cu एक भैया थे, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, है ना। फिर एंटर करते हैं नए भैया कौन, Fe। यहाँ पर देखो SO4 एक दीदी है ना। पहले भैया कौन थे, Cu। नए भैया आए कौन, Fe। नए भैया कौन आए, Fe आए। तो पुराने भैया की जगह किसने ले ली, नए भैया ने, Fe ने। और जो पुराने भैया थे Cu, वो पुराने भैया टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया उनका, हो गया। अच्छा, ये कैसे इधर उधर होते हैं, है ना। उसके लिए मुझे पता है, आपको है ना पता ही नहीं है कि लेस रिएक्टिव कौन है और हाई रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव कौन है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, इधर आप इधर देख के उसको समझ सकते हो। क्या है ट्रिक, देखो यहाँ पर कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर प्लेटेड ओडी। ये एक ट्रिक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने के लिए मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक यहाँ पर बताई है। क्या है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर प्लेटेड ओडी। समझते हैं इसका मतलब क्या है, टेंशन मतलब समझा रहा हूँ, है ना, मैं हूं यहाँ पे। कैटरीना, के से आपका आता है पोटेशियम, क्या आता है, पोटेशियम, ये मैंने लिख दिया पोटेशियम। Na से आता है आपका सोडियम, है ना, सोडियम, ठीक है। उसके बाद Ca से आपका आता है कैल्शियम, क्या आता है, कैल्शियम। Mg से आपका आता है मैग्नीशियम, क्या आता है, मैग्नीशियम, ठीक है। Al से आपका आता है एल्यूमिनियम, क्या आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। Zn से आता है आपका जिंक, क्या आता है, जिंक, है ना। Fe से आपका आता है आयरन, है ना। Pb से आपका आता है लीड, क्या आता है, लीड। अच्छा, Pb किसका सिंबल है, लीड का सिंबल है। H से आता है आपका हाइड्रोजन, क्या आता है, हाइड्रोजन, ठीक है। Cu मतलब कॉपर, कॉपर का फॉर्मूला सिंबल होता है Cu, तो Cu से आपका आ गया कॉपर। उसके बाद देखो सिल्वर, सिल्वर को सिल्वर ही लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सिल्वर। उसके बाद ओडी, Au किसका सिंबल है, गोल्ड का सिंबल। किसका सिंबल है, गोल्ड का सिंबल। इनके सिंबल लिख लेते हैं, है ना, सिंबल लिख लेते हैं इनके। पहले देखो आपका पोटेशियम का सिंबल होता है के, क्या होता है, के, इसीलिए यहाँ पर के लिखा है ना। सोडियम का सिंबल होता है Na, क्या होता है, Na, है ना। कैल्शियम का होता है Ca, क्या होता है, Ca। मैग्नीशियम का होता है आपका Mg, क्या होता है, Mg। एल्यूमिनियम का होता है Al, क्या होता है, Al। जिंक का होता है Zn। आयरन का होता है Fe, क्या होता है, Fe। ये लीड का होता है Pb, ये P और ये B, लीड का होता है Pb। हाइड्रोजन का होता है H, क्या होता है, H। कॉपर का होता है Cu, क्या होता है, Cu, ये देखो, है ना। सिल्वर का होता है Ag, क्या होता है, Ag, सिल्वर का हो गया। और गोल्ड का होता है Au, क्या होता है, Au। अब देखो इसमें जो सबसे ऊपर है वह हाई रिएक्टिव है या मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब ये ज्यादा क्रियाशील है। और नीचे वाले जो है वह लिस्ट रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है। तो ये सीरीज ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाले कम रिएक्टिव, है ना। तो इसमें देखो चेंजेस ऐसा ही होता है, ये जगह एक दूसरे की कैसे लेते हैं, मतलब जो हाई रिएक्टिव होता है ना वो कम रिएक्टिव की जगह ले लेता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो आयरन आपका है ये हाई रिएक्टिव है। देखो आयरन आपका ऊपर होगा, ये आयरन आपका यहाँ पर है, आयरन यहाँ है ना। और एक और साथ में कौन है, कॉपर है। कॉपर कहाँ है, ये आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। कौन है ज्यादा रिएक्टिव, आयरन। तो कॉपर की जगह कौन ले लेगा, आयरन ले लेगा। कौन ले लेगा, आयरन ले लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आयरन, है ना। और यहाँ पर क्या है, कॉपर, जो कि लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। यहाँ पर देखो, है ना, ये जो सॉल्यूशन था आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इस कॉपर को हटा के जगह किसने ले ली, आयरन ने ले ली। किसने ले ली, आयरन ने, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। तो SO4 के साथ में कौन आ गया, आयरन आ गया, आपका Fe आ गया। आ गई बात समझ में। और इधर क्या, Cu अलग चले गया, है ना। ये आपका एग्जाम्पल जो है नीचे देखो,
ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है। यहाँ पर इन्होंने क्या ली, एक आयरन की नेल ली है, कील ली है ना, और ये एक सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इन्होंने आयरन मिलाया, मतलब लोहे की कील डाली। क्या डाली, लोहे की कील इसमें डाल दी, मतलब आयरन से रिएक्ट कराया। किससे रिएक्ट कराया, देखो यहाँ पर है ना, CuSO4 आपका ये सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। इसमें इन्होंने आयरन डाला, लोहे की कील डाली, मतलब आयरन डाला है ना। आयरन का सिंबल होता है Fe, है ना, तो ये Fe और CuSO4 ने आपस में रिएक्ट कर लिया यहाँ पर। अभी सॉल्यूशन का कलर कैसा है, ब्लू है, नीला है। कैसा है, नीला है। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद जो कॉपर इसमें था ना, ये CuSO4, इसमें से जो कॉपर था वो कॉपर इस पर जम गया। किस पर, इस कील पर जम गया। किस पर जम गया, इस कील पर, इस आयरन की नेल पर वो जम गया। कौन, कॉपर, है ना। और जो ये सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो कॉपर की जगह है, उसकी जगह किसने ले ली, आयरन ने ले ली। किसने ले ली, आयरन ने ले ली। कॉपर अलग हो गया, और जो कॉपर की जगह थी SO4 के साथ में जो कॉपर था, उस कॉपर की जगह किसने ले ली, आयरन ने ले ली। किसने ले ली, आयरन ने, जैसा हमने ऊपर देखा था, है ना। कॉपर अलग हो गया, मतलब इस कील पर जम गया, ये देखो। उसके बाद जब उसको कील को निकाला तो कैसी हो गई, ब्राउनिश कलर की हो गई, मतलब उस पर कॉपर जम गया। क्या जम गया, कॉपर जम गया यहाँ पर, मतलब कॉपर अलग हो गया। और कॉपर की जगह किसने ले ली, कॉपर की जगह यहाँ पर आयरन ने ले ली। किसने ले ली, आयरन ने। ये देखो, यहाँ पर था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वह किसका बन गया, फेरस सल्फेट, है ना, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। किसका बन गया, आयरन सल्फेट का। जो कलर ब्लू, जिसका कलर ब्लू था, उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, क्योंकि यहाँ से कॉपर हट गया और कौन आ गया, आयरन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपकी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अ न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। इस रिएक्शन में एक नया कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है नया कंपाउंड, आयंस का एक्सचेंज करके। किसका एक्सचेंज करके, आयंस का एक्सचेंज करके, बिटवीन टू कंपाउंड, किन्हीं दो कंपाउंड के बीच में। किन्हीं दो कंपाउंड के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। सर आयंस क्या होता है, आयंस वही चार्ज आपके, है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं केटायन, और जिसमें नेगेटिव चार्ज वो होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, ये आपके केटायन और एनायन होते हैं। तो देखो, इन दिस रिएक्शन अ न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। किन्हीं दो कंपाउंड के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। वहां अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। देखो, एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं। AB, है ना, AB दो दोस्त हैं यहाँ पर, AB दो दोस्त है और CD दो दोस्त है। अब AB में देखो, AB जो दोस्त है उसमें एक तो सपोर्ट करता है RCB को और एक सपोर्ट करता है किसको, CSK को, है ना। CD में देखो, एक सपोर्ट करता है CSK को, एक सपोर्ट करता है RCB को। अब AB के बीच में लड़ाई हो गई, है ना, AB के बीच में लड़ाई हो गई भैया, RCB और CSK को लेकर, और CD के बीच में भी लड़ाई हो गई, RCB और CSK को लेकर। तो फिर क्या होगा, जब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, आपस में दोनों ग्रुप में आपस में लड़ाई हो गई, तो CSK वाले साथ हो गए, है ना। जैसे देखो, B किसको सपोर्ट करता था, CSK को, तो B साथ में हो गया, और ये C किसको सपोर्ट करता था, CSK को, तो B और C दोनों साथ में हो गए, है ना। और RCB वाले जो थे, है ना, RCB वाला आपका A और D, ये दोनों साथ में हो गए। आगे बात समझ में। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पर रिएक्शन देख लो अभी, तो आप, मैं आपको उसको आगे आगे की स्लाइड में समझाता हूँ, है ना। सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड है। क्या है, बेरियम क्लोराइड है। देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, Na के साथ में, है ना, ये जो Na है, Na किसके साथ चले गया, क्लोरीन के साथ चले गया। किसके साथ चले गया, क्लोरीन। क्लोरीन उसकी जगह पर है, किसने जगह ले ली, Na, सोडियम ने ले ली। किसने ले ली, सोडियम ने। मतलब Na किसके साथ चले गया, क्लोरीन के साथ चले गया। और आपका जो SO4 है ना, किसके साथ मिल गया, बेरियम के साथ मिल गया। किसके साथ मिल गया, है ना, मतलब जो आपका ये SO4 है किसके साथ मिल गया, बेरियम के साथ मिल गया, है ना। तो पहले SO4 के साथ कौन था, SO4 के साथ पहले सोडियम था। कौन था, सोडियम, और सोडियम इधर आ गया, है ना। आगे बात समझो, आगे समझते हैं, इसको एक्सप्लेन डीप में करते हैं। ठीक है, उससे पहले देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ये चीज याद होनी चाहिए, नहीं हो तो आप याद कर लेना इनको। क्या होता भैया, हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो केटायन है, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो इधर है, और जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम एनायन बोलते हैं वो इधर की साइड है। आगे बात समझ में, जिसमें प्लस लिखा है उसकी वैलेंसी +1 है, और जिसमें माइनस लिखा है उसकी वैलेंसी -1 है। क्या है, वैलेंसी। आई होप आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वैलेंसी के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिख ली पहले ही। ठीक है, जैसे हमारी अभी जो रिएक्शन थी पिछली, उसमें बेरियम आया था। क्या आया था, बेरियम। तो बेरियम की देखो +2 है। क्या है, +2, है ना। उसके साथ और क्या था, सोडियम था। क्या था, सोडियम था। सोडियम की +1 है। क्या है, +1 है, इसको मैंने लिख लिया। और सल्फेट था, सल्फेट देखो SO4 2- में वैलेंसी इसकी, 2 - 1 में, इसको मैंने लिख लिया।
क्लोरीन है ना, क्लोराइड आपका -1 है, इसको मैंने आगे लिख लिया। आगे देखो, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इधर देखते हैं, अच्छे से समझना है। आप देखो सोडियम की वैलेंसी क्या है, सोडियम की वैलेंसी है +1, क्या है +1। अब आपको पता है जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों मिलके कंपाउंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। अभी देखो यहाँ पर देखो Na2 जो है आपका, Na2 जो सोडियम है, सोडियम में चार्ज कौन सा होता है, सोडियम में चार्ज कौन सा है, प्लस का चार्ज। कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज, और वैलेंसी क्या है, 1 है ना, 1 है। और यहाँ पर देखो SO4 में चार्ज कौन सा है, माइनस का, है ना, इसकी वैलेंसी क्या है, -2 है। इधर देखो बेरियम, देखो बेरियम की वैलेंसी +2, क्या है, +2। क्लोरीन की देखो -1, कितनी है, -1, है ना। अब इधर देखो इन्होंने एक कंपाउंड बना लिया अलग से, है ना, Na और Cl ने अलग कंपाउंड बना लिया, और बेरियम और सल्फेट ने अलग कंपाउंड बना लिया, ठीक है। अच्छे से समझना इसको क्या होता है यहाँ पर। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मुझे ना क्या चाहिए, मुझे एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, और मेरे दोस्त को भी बिस्किट का पैकेट चाहिए, है ना, उसको भी बिस्किट का पैकेट चाहिए, मुझे भी बिस्किट का पैकेट चाहिए। और मेरे पास है कितने, 2.5 रुपए, कितने रुपए हैं, 2.5 रुपए। उसके पास कितने रुपए, 2.5 रुपए। तो मैं अलग से तो भैया 2.5 रुपए में बिस्किट का पैकेट लेके नहीं आऊंगा, वो भी 2.5 रुपए में कुछ लेके नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों 2.5 रुपए आपस में मिला लेंगे और एक बिस्किट का पैकेट लेके आ जाएंगे। क्या लेके आ जाएंगे, बिस्किट का पैकेट लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बना ना, ये कंपाउंड कैसे बनेगा, जब इसको भी 1 रुपए की आवश्यकता होगी, इसको भी 1 रुपए की आवश्यकता होगी, तब जाके कंपाउंड बनेगा, है ना। वैलेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, और जो चार्जेस है वो अपोजिट होने चाहिए। वैलेंसी सेम होना चाहिए और चार्जेस अपोजिट होना चाहिए। देखो यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी हमने देखी +1, क्या है, +1। देखो +1, अब -1 वैलेंसी किसकी है, यहाँ पर -1 किसकी है, ये देखो क्लोरीन की है, किसकी है, क्लोरीन की। यहाँ पर -1, इसको भी 1 की आवश्यकता, इसको भी 1 की आवश्यकता, दोनों पास पास में आ गए, दोनों ने कंपाउंड बना लिया, सोडियम क्लोराइड। क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो SO4 की वैलेंसी क्या थी, -2, है ना, इसको 2 की आवश्यकता थी, और इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके 2 एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे, बेरियम और सल्फेट दोनों आपस में मिल जाएंगे और कंपाउंड बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम की वैलेंसी +2 है ना, और सल्फेट की क्या है, -2, है ना। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर दूर खिसकाते हैं, है ना। और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक, एक प्लस एक माइनस है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोनों कंपाउंड पास पास में आ जाएंगे। इसको 1 की जरूरत थी, इसके पास एक ज्यादा था, और इसको 1 की जरूरत थी। सोडियम के पास +1 वैलेंसी है, इसके पास एक एक्स्ट्रा एटम है, और इसको 1 की आवश्यकता होती है, दोनों अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट चार्जेस प्लस और माइनस दोनों अट्रैक्ट होंगे और NaCl बना लेंगे। बेरियम +2 है, SO4 की -2 है ना, एक के पास 2 ज्यादा है, एक के पास 2 कम है, तो दोनों क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे, एक कंपाउंड बना लेंगे, है ना। जिसके पास +2 है वो उसको +2 दे देगा, मतलब 2 उसको दे देगा, है ना। तो इसी प्रकार ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। आगे बात समझ में, देखो यहाँ पर ये +1 और -1 दोनों पास में आया, NaCl बना लिया। ये +2 ये -2 दोनों प्लस में आया, साथ में आए, और बेरियम सल्फेट यहाँ पर बना लिया। देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। यहाँ पर 3 ml क्या लिया, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। और अनोदर में, दूसरे में क्या लिया है, 3 ml क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैं किसी पानी में किसी सब्सटेंस को डाल देता हूं तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है ना। तो दोनों सॉल्यूशन को मैंने लिया और आपस में मिला दिया, दोनों सॉल्यूशन को लिया और आपस में मिला दिया, है ना। जब दोनों को आपस में मिलाया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर देखो, यहाँ मुझे एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। क्या मिल गया, अवक्षेप मिल गया एक सफेद कलर का, जिसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट, है ना। तो यहाँ से बेरियम सल्फेट आपका अलग हो गया, ये देखो बेरियम सल्फेट यहाँ से अलग हो गया, और आपका NaCl जो आपका नमक होता है, सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, लवण जो होता है, वो यहाँ पर अलग हो गया दोनों अलग। बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर के फॉर्म में नीचे जम गया, यहाँ पर कहा जम गया, नीचे बॉटम पे। इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये आपका प्रेसिपिटेट है। क्या होता है प्रेसिपिटेट सर, अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि सेपरेट हो जाता है अपने लिक्विड में से, जो कि किसी लिक्विड में से किसी रिएक्शन के दौरान, है ना, किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान किसी लिक्विड में से सेपरेट हो गया। ये लिक्विड था किसका, सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का, दोनों सॉल्यूशन एक लिक्विड था। इस लिक्विड में से एक सॉलिड सब्सटेंस अलग हो गया, एक सॉलिड सब्सटेंस अलग हो गया, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब अवक्षेपण विधि, है ना। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, है ना, सुना होगा आपने। ऑक्सीडेशन को सबसे पहले समझते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन आके मिल रही हो, या टू अ सब्सटेंस, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो। दो पॉइंट है, या तो वहां पर ऑक्सीजन मिल रही हो और वहां से या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन मिल रही है या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल रही है, दोनों ही स्थिति में हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? जब किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, या तो आपकी ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो रही हो, या तो वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो रही है तो भी वो रिडक्शन कहलाएगा। और अगर वहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, किसी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो भी आपकी वो क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल देख लो नीचे, यहां पर कॉपर अलग है और ऑक्सीजन अलग है ना। कॉपर अलग है और ऑक्सीजन अलग है। यहां पर देखो क्या क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या मिल गया? कॉपर ऑक्साइड। मतलब कॉपर के साथ में क्या मिल गया? कॉपर के साथ में क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। मैंने आपको बोला देखो ऊपर क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो एग्जांपल किसका है? ऑक्सीडेशन का। किसका है? ऑक्सीडेशन का। अच्छा, इससे पहले हमने 4 टाइप पढ़े थे। कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, वो पढ़े थे हमने। तो उसमें एग्जांपल देखो किसका है भैया? 2 रिएक्टेंट आपस में मिले, है ना, 2 रिएक्टेंट आपस में मिले और तीसरा एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया। ये आपका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का। किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल है ना। यहाँ पर देखो कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर, है ना, मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ? देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? ऑक्सीजन अलग हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। देखो पहले कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन चले गया, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहां होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में होता है। किसमें होता है? रिडक्शन में होता है। किसमें होता है? रिडक्शन में होता है। इसके बाद देखो हाइड्रोजन यहां पर अलग था, हाइड्रोजन यहां पर मिल गया, है ना। यहां पर क्या हाइड्रोजन मिल गया या ऑक्सीजन मिल गया, है ना। देखो यहां पर ऑक्सीजन मिल गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीडेशन में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीडेशन में। देखो यहां पर हाइड्रोजन के साथ कौन मिल गया? ऑक्सीजन। तो ये एग्जांपल किसका है? रिडक्शन का भी है और ऑक्सीडेशन का भी हो, है ना। अब ध्यान देना, जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों आ जाए, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, मैंने डेफिनेशन ली है इसकी कीवर्ड्स में, ठीक है, की पॉइंट्स में मैंने लिए। आगे समझ में, जहां पर ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो गया। और जहां पर आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है होता है, ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। पहला है आपका कोरोजन। क्या होता है? कोरोजन, जिसको हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण, है ना, संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। व्हेन मेटल एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, जब हम किसी मेटल को किसमें, हवा में, मॉइस्चर में, नमी में, है ना, पानी में या फिर एसिड में कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच वीकन्स द मेटल, हेंस मेटल सेड टू बी कोरोड, है ना। उसके ऊपर क्या एक लेयर जम जाती है ना, एक ऑक्साइड की लेयर उस पर फॉर्म हो जाती है। वह लेयर क्या करती है? उस मेटल को वीक कर देती है, कमजोर कर देती है ना, और उसी को हम बोलते हैं कोरोड। क्या बोलते हैं? कोरोड, है ना, संक्षारित। क्या बोलते हैं? उस मेटल को संक्षारित कर देते हैं, ठीक है। अब संक्षारित की हम बात करें, कौन कौन से हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि लोहे पर जंग लगना, ठीक है। दूसरा है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, है ना, चांदी के ऊपर काली कलर की एक पट्टी जम जाती है, ठीक है। अगला है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर हरे कलर की परत जम जाती है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। यहाँ पर देखिए आपकी जो चांदी है वहां काली पड़ गई है यहाँ पर, है ना, मतलब काले कलर की परत, ये भी कोरोजन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, लोहे पर ऑक्साइड की परत जम गई यहाँ पर, ये भी आपका कोरोजन का एग्जांपल है। यहाँ पर देखो जो आपका कॉपर है ना, इस पर भी आप देखो कि हरे कलर की परत चढ़ गई, ये भी एग्जांपल है कोरोजन का। किसका है? कोरोजन का। अब देखिए कोरोजन से बचा कैसे जा सकता है,
तो यहाँ पर लिखा है हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से कैसे बचा सकता है। कोरोजन ऑफ अ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय, है ना, किसी भी मेटल के कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है, पहला पेंटिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन या क्रोमियम की प्लेटिंग करके, या फिर एलोइंग मेटल्स। एक बाय एक करके समझते हैं, वन बाय वन करके समझते हैं इसको। पेंटिंग पहले, पेंटिंग मतलब किसी मेटल को पेंट करके। अच्छा, आप किसी मेटल को जब आप पेंट करते हो तो पेंट करना मतलब मेटल के और एटमॉस्फेयर के बीच में आपने एक लेयर पेंट कर दी, है ना, पेंटिंग कर दी उसके बीच में, मतलब आपने दोनों के कांटेक्ट को तोड़ दिया, मेटल के और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट को तोड़ दिया। इससे भी आप कोरोजन से बच सकते हो, मेटल को आप बचा सकते हो कोरोजन से। दूसरा है ग्रीसिंग, है ना, किसी धातु पर, किसी मेटल पर आप ग्रीस करके, अब ग्रीस आप करोगे तो उसको भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से आप बचा सकते हो, है ना। जब आपने किसी मेटल के ऊपर ग्रीस कर दिया तो पानी भी बच जाएगा, क्योंकि पानी मेटल तक पहुंचेगा नहीं, पहले ही ग्रीस के ऊपर से वो स्लाइड होकर नीचे चले जाएगा। तो ग्रीसिंग करके भी आप किसी मेटल को कोरोजन से बचा सकते हो। उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में आप क्या करते हो, जिंक की परत चढ़ती है ना, किसकी, जिंक की परत चढ़ती है किसी मेटल पर, है ना, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक की परत भी क्या करती है, उसको कोरोजन से बचाती है। उसके बाद है क्रोमियम प्लेटिंग। जिस प्रकार आपने जिंक लेयर करी उसी प्रकार आपको क्रोमियम की लेयर उस पर करना है मेटल पर, उससे भी आप कोरोजन से बच सकते हो, मेटल को बचा सकते हो। अगला है एलोइंग मेटल्स। एलोइंग मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। क्या होता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु से क्या समझते हो आप, मिक्सचर धातु का, है ना। आप क्या करते हो, जिसको भी आपको कोरोजन से बचाना है उसको आप क्या करोगे, दूसरी मेटल से मिला दोगे, है ना, दोनों का एक मिक्सचर कंप्लीट रेडी कर लोगे, उससे भी आप कोरोजन से बच सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अगला है रेंसिडिटी, है ना। रेंसिडिटी क्या, तो हमने कोरोजन समझ लिया। रेंसिडिटी का मतलब होता है बासीपन। क्या होता है, बासीपन। जी हाँ बिल्कुल, आपका जो खाना बासी होता है ना, उसी बासीपन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड, किसी फूड में, है ना, किसी फूड में ऑयल्स का और फैट्स का ऑक्सीडेशन होना, है ना। देखिए हमारे खाने में क्या होता है, तेल होता है, ऑयल होता है और फैट मतलब वसा होता है ना। फैट को हम बोलते हैं वसा, है ना, और एक आपका होता है तेल। क्या होता है, तेल होता है, तेल और वसा होता है। उस तेल और वसे का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो यहाँ पर देखो फैट और ऑयल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। उसके रिजल्ट में क्या होता है भैया, जो आपकी स्मेल है खाने की, वो खाने की स्मेल खराब हो जाती है और साथ में उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इन फूड, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे बचा जा सकता है भैया, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट का एडिंग करके आप उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हो। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग या एयर टाइट, किसी ऐसे कंटेनर में आपको उस खाने को रखना है जिसमें कि हवा ना जाए, है ना, वहां एयर टाइट होना चाहिए, वैक्यूम पैकिंग होना चाहिए। अगला है आपका रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, उसमें जो भी हवा है उसको हटा के आप उसमें नाइट्रोजन फिल कर दो, है ना, तो भी आप उसे रेंसिडिटी से बचा देते हो। अच्छा क्या होता है, जब आप मार्केट में जाते हो दुकान पर चिप्स लेने, तो चिप्स की थैली में आप देखते हो चिप्स तो थोड़ी सी रहती है लेकिन उसमें गैस भरी हुई रहती है ना। कौन सी गैस भरी हुई रहती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है, ठीक है। उस नाइट्रोजन गैस से जो उस चिप्स की वैलिडिटी है वो वैलिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कीप फूड इन रेफ्रिजरेशन, आप क्या करते हो, उस फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हो ताकि उस खाने का जो टेम्परेचर है वो कम रहे और खाना ज्यादा समय तक चल सके, ठीक है। ये आपका रेंसिडिटी यहाँ से कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वह रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन, हमने जितनी भी अभी तक रिएक्शन पढ़ी उन रिएक्शन में, जितनी भी रिएक्शन में अभी तक आपका जिस रिएक्शन में से आपकी हीट निकली वो एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई वो एग्जांपल है आपका एंडोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक में देखो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। इफ हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, है ना, किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्शन के दौरान अगर हीट रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो वो एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट उसमें सोख रही है, तो वो एग्जांपल है आपका किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक देखते हैं, जैसे कंबशन, किसी चीज का जलना, अगर मैं किसी चीज को जलाऊंगा तो वहां से हीट निकलेगी। उसके बाद आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस को आपस में मिलाऊंगा तो चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएगी और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये देखो यहाँ पर, है ना, न्यूट्रलाइजेशन और ये आपका कंबशन है। उसके बाद में देखो आप, है ना, रिएक्शन ऑफ वाटर विद कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या भैया, वही आपका चूना जो आप पेंट करने के काम में लाते हो, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हो आप किसके साथ में, वाटर के साथ में, H2O के साथ में, उसके रिजल्टिंग आपको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस वहां पर हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो जहां पर हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक का, और जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक का उदाहरण, ठीक है। एंडोथर्मिक की बात करते हैं आगे, है ना, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। अब बर्फ पिघलती कैसे भैया,
बर्फ क्या करती है, आसपास के सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट को सोखती है और अपनी स्टेट को बदल देती है ना, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद है इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का वाष्पीकरण होना। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कपड़े डले हुए हैं, है ना, ये कपड़े क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कपड़े क्या करेंगे, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जो पानी है कपड़े के अंदर, वो पानी इवापोरेट हो जाता है, उसका वेपराइजेशन हो जाता है, मतलब पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पर देखो इवापोरेशन ऑफ वाटर हुआ है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बता दिया है ना, प्लांट जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, फोटो मतलब यहाँ पर सनलाइट का इस्तेमाल हुआ है ना, सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट्स क्या करते हैं, जब भी खाना बनाते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जहां भी सनलाइट एब्जॉर्ब होगी वो एग्जांपल आपका होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का। देखिए यहाँ पर H2O सॉलिड स्टेट में, यानी कि यहाँ पर आपका बर्फ है, क्या है यहाँ पर, बर्फ है आपका, बर्फ यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। बर्फ ने अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया और क्या बना दिया, H2O वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा। किसी स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। पहले सॉलिड स्टेट में था, फिर लिक्विड में बदल गया पानी। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया एंडोथर्मिक का। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट में भैया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, an insoluble solid known as precipitate is formed during a double displacement reaction, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील, जो पानी में नहीं घुलता हो, है ना। किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है जो कि पानी में अघुलनशील होता है, पानी में घुलता ही नहीं है ना। अपन ने बेरियम क्लोराइड देखा था, है ना, वही बेरियम क्लोराइड क्या है, प्रेसिपिटेट है ना। तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां पर एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का निर्माण होता हो जो कि पानी में नहीं घुलता हो। किसी रिएक्शन के दौरान नीचे जो प्रेसिपिटेट जम जाता है उसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो, अ सब्सटेंस दैट लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को लूज करता है ना, जो कि ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है। ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए इसके अपोजिट ठीक होता है रेड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट। अ सब्सटेंस दैट लूजेस हाइड्रोजन, ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को लूज करता हो और ऑक्सीजन को गेन करता हो, उस प्रकार के सब्सटेंस को हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। अब आगे बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। अभी हमने बात करी थी रेडॉक्स रिएक्शन की, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो आपकी कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की हमने बात कर ही ली है। ठीक है, आई होप आज का जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज के लिए मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं, है ना। ये होमवर्क है आपके लिए, एक वर्कशीट है जहां पर केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल इक्वेशंस है, इनको आपको बैलेंस करना है ना। ये आपका होमवर्क है आज का, HW रहेगा आपका, है ना। इनको रिएक्ट करके, आपस में रिएक्ट करा के इनको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला है ना। बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया मदद आपको आज की वीडियो से मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के बाद जो भी हमारे वीडियो आएंगे वो वीडियो, वहां पर लेक्चर को हम किसी लेसन को एक वन शॉट में ही उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।